दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है मैचिंग। मूवी में हमें पता चलेगा ऑनलाइन डेटिंग के खतरों के बारे में, बट उससे हटकर मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी और डिफरेंट थी। ये मूवी देखने लायक है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मैचिंग मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ वेडिंग फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए इंस्टाग्राम पे, पर बूम, अगले ही पल हम लोग देखते हैं एक टूटे हुए फोटो फ्रेम को, जिसके अंदर एक कपल की फोटो थी जिनके चेहरे पे क्रॉस लगाए गए थे। ये था एक मर्डर सीन जहाँ पे एक सीरियल किलर ने न्यूली वेडिड कपल को मारकर उनको टेबल पे बिठा दिया था, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। ये जो कपल था ये मिला था एक डेटिंग ऐप पे, और पुलिस की बातों से हमें पता चलता है कि ये मर्डर एक तीसरा केस है। मतलब दोस्तों कोई किलर है जो कपल्स को मार रहा है जिनकी शादी डेटिंग ऐप से मिलने के बाद हुई है। सीन जाता है रिंका नाम की एक लड़की पे जो एक वेडिंग प्लानर है, और आज के दिन भी वो एक वेडिंग प्लान करते हुए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। आज की वेडिंग थी रिंका के टीचर की, तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल दिन था, बट बेचारी रिंका बहुत ज्यादा अकेली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही उसका लक अच्छा था प्यार के मामले में। रिंका को गेस्ट की बातों से पता चलता है कि उसका टीचर भी अपनी बीवी से एक डेटिंग ऐप पे मिला था जिसका नाम है विल। आगे रिंका की एक दोस्त रिंका को भी विल डालने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देती है, जिसके बाद वो जाती है अपनी पापा के साथ डिनर पे जिसका नाम है योशिकी। बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एंड देन रात को वो दोनों बात करते हैं रिंका की शादी के बारे में, बट योशिकी को लगता था कि रिंका कभी लड़का नहीं पटा पाएगी। हमें रिंका की माँ के बारे में भी पता चलता है जो 25 साल पहले रिंका को एक पार्क में छोड़कर चले गई थी और आज तक वो वापस नहीं आई। सारी बातों से परेशान होके आज रिंका इंस्टॉल कर लेती है विल ऐप को और अपनी फोटो खींचकर एक डेटिंग प्रोफाइल बना लेती है। अपनी प्रोफाइल को वो अपने दोस्तों को दिखाती है अगले दिन, और उन लोगों को मिलता है टोमो नाम का एक लड़का, और रिंका रात के टाइम टोमो से मैच कर लेती है क्योंकि उसे भी एक डेटिंग लाइफ चाहिए थी। अब रात से अगले दिन तक टोमो और रिंका का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो चुका था। नेक्स्ट डे रिंका की दोस्त सारी चैटिंग पढ़ती है और वो टोमो से फ्लर्टिंग वाली बातें भी करने लगते हैं, एंड देन उनके पास आता है उनका बॉस लड़कियों को ले जाता है एक मीटिंग में, और हमें पता चलता है कि रिंका की कंपनी विल डेटिंग ऐप वाली कंपनी से एक कोलैबोरेशन करने वाली है। विल डेटिंग ऐप का जो डेवलपर था कागे यामा, वो भी मीटिंग में आया हुआ था, जो रिंका से भी मिलता है, और रिंका को पता चलता है फिर मर्डर केसेस के बारे में। असल में दोस्तों जो भी आजकल मर्डर्स हो रहे हैं ना, तो वो सारे लोग विल डेटिंग ऐप से ही मिले थे एक दूसरे को। मतलब दाल में कुछ तो डिमोनिक है जो विल ऐप से जुड़ा हुआ है। मीटिंग के बीच में ही टोमो रिंका को मिलने के लिए बुलाता है, और दोस्तों वही विल डेटिंग ऐप की कंपनी में एक लड़का रिंका और टोमो की चैट्स को पढ़ रहा था, जब पीछे से आ जाता है कागे यामा, जो उस लड़के को इस बात के लिए डांटता है और वहां से भगा देता है। नेक्स्ट डे रिंका जाती है अपनी पहली डेट पे एक एक्वेरियम के अंदर, जहाँ पे वो फिशेस देख रही थी, जब पीछे से आ जाता है टोमो, जो थोड़ा अजीब था, और वो आते ही एक डिमोनिक कहानी रिंका को सुनाता है। कहानी ये थी कि टोमो को बचपन में उसके पेरेंट्स ने एक ट्रेन स्टेशन पे छोड़ दिया था। टोमो के पास उसके पेरेंट्स की कोई भी निशानी नहीं है सिवाय एक लॉकेट के, और वो एक दिन अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर रहेगा। कहानी से रिंका थोड़ी डर सी जाती है, पर टोमो डिमोनिक बातें करता रहता है और वो रिंका को उल्टी सीधी चीजें भी दिखाता है। थोड़ी देर में रिंका घर जाने की बात करने लगती है, पर टोमो उसे थोड़ा घुमाओ फिराओ जवाब देता है। मतलब टोमो एक बहुत अजीब आदमी था। अब आगे हम देखते हैं एक इंसान को जो अंधेरे में घूम रहा था। वो आता है एक खाली घर में, जहाँ पे उसे दीवार पे मिलती है एक फोटो में थे रिंका का पापा योशिकी, एक औरत और एक छोटा लड़का, और तीनों के चेहरे कटे हुए थे। नेक्स्ट डे रिंका अपनी डेट के बारे में सब कुछ अपनी दोस्त को बताती है, और उसकी दोस्त रिंका को ले जाकर खड़ा कर देती है कागे यामा के सामने।
कागेयामा टोमू की प्रोफाइल चेक करता है और कागेयामा बताता है कि ये लड़का तो ऑलरेडी पुलिस की नजरों में है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां टोमू से आज तक मिली है ना डेटिंग ऐप के जरिए, उन सारी लड़कियों ने टोमू के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी। इस बात पे रिनका हंसने लगती है क्योंकि उसे पहली बार कोई मैच मिला और वो भी एक स्टॉकर लड़का निकला। और यहाँ से सीन जाता है एक कपल पे जिसका मर्डर कर दिया गया था बिल्कुल सेम ग्रूसम तरीके से, जो बहुत ज्यादा डरावना था। अब रिनका के घर पे आता है एक फोन और फोन पे बोलती है एक लड़की जिसे योशिकी से बात करनी थी, पर वो लड़की रिनका की आवाज सुनते ही फोन काट देती है। इस औरत के बारे में रिनका अपने पापा योशिकी को जाकर बताती है, जिससे योशिकी थोड़ा कंफ्यूज और चौंक जाता है। और इस बात के बाद से अगले दिन से योशिकी ख्यालों में खोया खोया रहने लगता है। उसे पास की बातें याद आने लगती है जब रिनका छोटी थी और उसकी बीवी मीचिको उनके साथ ही रहती थी, पर उसी सेम टाइम पे सेत्सुको नाम की एक औरत योशिकी को मैसेज कर कर परेशान करती थी। सेत्सुको के मैसेजेस से योशिकी परेशान रहने लगा था, पर सेत्सुको योशिकी से प्यार करती थी और शायद प्रेजेंट में जिस औरत ने अभी अभी फोन किया था ना, वो शायद सेत्सुको ही थी। सीन जाता है एक लाल कपड़ों वाली बूढ़ी औरत पे जो वृद्ध आश्रम में रहती थी, और उससे आता है एक लेटर के अंदर थी फोटोज, और फोटोज में थी रिनका की डेटिंग ऐप वाली पिक्चर, और साथ ही साथ वो फैमिली फोटो जो अभी उस अनजान आदमी को खाली घर में मिली थी। लेटर में लिखा था कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया माँ, और अब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहने का मतलब ये लाल कपड़े वाली औरत किसी की माँ है, पर आखिर वो अनजान आदमी है कौन, ये बिल्कुल एंड में पता चलेगा। ये जो भी हो रहा था सब रिनका से कनेक्टेड है और माइंड ब्लोइंग कहानी है। अब रिनका को दिखाते हैं जिसे टोमू मैसेज कर कर बोलता है कि तुम्हारे परिवार का डिमोनिक राज मुझे पता चला है, तो मुझसे मिलने के लिए आओ। रिनका मैसेज को इग्नोर कर देती है, पर तभी वहां पे आ जाता है टोमू। टोमू ने रिनका का घर ढूंढ लिया था, जिससे रिनका डर कर भागने लगती है। पर दोस्तों, टोमू रिनका को बोलता है कि विलविल ऐप के डेवलपर कागेयामा से दूर रहना। डर के मारे रिनका घर में भाग जाती है और अपने पापा को सब कुछ बताती है, पर जब योशिकी दरवाजा आकर खोलता है तो बाहर थी पुलिस, जिसे टोमू ने ही बुलाया था, पर अब टोमू वहां से गायब हो चुका था, जिससे रिनका और योशिकी दोनों ही डर चुके थे। सीन जाता है रिनका के टीचर और उसकी बीवी पे, पर टीचर को चेन्स में बांधकर किलर ने डाल रखा था, और वो टीचर के सामने ही उसकी बीवी को बेड पे डिमोनिक तरीके से मार डालता है। देन वो टीचर को भी मार डालता है और उनकी लाशों को सजाकर वहां से चले जाता है। वही रिनका कागेयामा के साथ आई हुई थी घूमने के लिए डेट पे, और वो दोनों मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद वो दोनों एक रिकॉर्ड स्टोर में जाते हैं और अपने इंटरेस्ट वगैरह शेयर करते हैं, और कागेयामा रिनका से वादा करता है कि वो उसे टोमू से प्रोटेक्ट करेगा। पर तभी रिनका को न्यूज मिलती है अपने टीचर के मर्डर की, और उसे लगता है एक तगड़ा झटका। सीन टीचर के फ्यूनरल पे जाता है, जहाँ पे रिनका को लेने आता है कागेयामा, पर उन्हें रोक लेते हैं डिटेक्टिव होरी और निशियामा, जो मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और रिनका को पता चलता है कि जितने भी अभी तक मर्डर्स हुए हैं ना, वो सारे लोग रिनका के ही क्लाइंट्स थे, और इसलिए पुलिस को अब थोड़ा थोड़ा शक रिनका पे भी हो रहा था, और ये बात लीक हो गई थी न्यूज में। अगले दिन रिनका के सारे क्लाइंट्स वेडिंग कैंसिल कर देते हैं और रिनका की जॉब आ जाती है खतरे में। वही हमें टोमू के बारे में चीजें पता चलती है, जो असल में एक फॉरेंसिक क्लीनर था। वो एक अपार्टमेंट की सफाई कर रहा था जहाँ पे रिसेंटली एक बूढ़ा आदमी मारा गया था, और टोमू को उसकी उंगली भी मिलती है, बट टोमू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद टोमू से मिलने आ जाते हैं डिटेक्टिव, जिन्हें टोमू पे भी शक था। टोमू से भी सेम सवाल जवाब करे जाते हैं, पर टोमू के जवाब थोड़े से ईविल थे, जिससे पुलिस का शक बढ़ जाता है। और तो और टोमू के खिलाफ ऑलरेडी पुलिस केस लड़कियों ने कराए हुए थे। रात के टाइम रिनका डिनर कर रही थी, पर अब उसका पापा उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था, और एक बार फिर से सीन जाता है पास्ट में। एक दिन योशिकी जब काम से घर आया था ना, तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके घर पे मीचिको और रिनका से मिलने आई थी सेत्सुको अपने बेटे के साथ। और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में दोस्तों, योशिकी पास्ट में एक साथ दो फैमिली संभाल रहा था।
उसकी बीवी थी मिचिको, जिसके साथ उसकी बेटी थी रिनका, और साथ ही साथ थी एक और लड़की सेत्सुको। पर सेत्सुको एक सिंगल मदर भी थी और उसका ऑलरेडी एक बेटा था। पर योशिकी और सेत्सुको दोनों को आपस में प्यार भी हो गया था। वापस प्रेजेंट में रिनका को टोमो मैसेज करता है और वो योशिकी की वो फैमिली फोटो रिनका को भेज देता है, जिससे रिनका के उड़ जाते हैं होश। वो तुरंत जाके इस बारे में बात करती है कागेयामा से और वो दोनों लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद योशिकी की दूसरी बीबी सेत्सुको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है उसकी फैमिली में। हमें पास का वो सीन भी अब दिखाया जाता है जब मिचिको रिनका को पार्क में अकेले छोड़ के चली गई थी हमेशा के लिए। अब उस रात को रिनका को एक मेल में मिलती है एक और फोटो जो थी योशिकी और उसकी दूसरी बीवी सेत्सुको की साथ में बिस्तर पे, जिससे रिनका अपने पापा की फाइनली सच्चाई समझ जाती है और वो घर में जाकर अपने पापा को कन्फ्रंट कर देती है फोटो दिखाकर। यहाँ पे योशिकी अपनी बेटी को समझाता है कि हाँ उसने गलती करी, पर उसने सेत्सुको के साथ रिश्ता खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। और सीन जाता है एक और बार पास्ट में। हम लोग योशिकी को पास्ट में देख पाते हैं सेत्सुको के साथ, और योशिकी सेत्सुको से ब्रेकअप कर रहा था, पर तभी सेत्सुको ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। योशिकी ने फिर भागने की कोशिश करी थी, पर सेत्सुको ने योशिकी को चाकू से स्टैब कर दिया था। ये कहानी सुन के रिनका डिसअपॉइंट हो जाती है और योशिकी बताता है कि जिस दिन उसे चाकू लगा था ना, उसी दिन सेत्सुको कहीं चली गई थी, बिल्कुल रिनका की माँ की तरह, और दोनों ही औरतें जब से ही मिसिंग है। रिनका गुस्से में वहां से चले जाती है और नेक्स्ट डे योशिकी जाता है किसी जगह जंगलों में, और वही टोमो रिनका की एक दोस्त के पास आ जाता है उसे कुछ रिनका के बारे में बताने के लिए, क्योंकि रिनका अब टोमो से दूर भाग रही थी और उसके मैसेजेस इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ रिनका कागेयामा के साथ घूम रही थी, जहाँ पे वो उसे अपने बचपन वाले पार्क में ले जाती है। और असल में दोस्तों, मिचिको जब उसे छोड़कर चले गई थी ना, तो रिनका के पास आई थी सेत्सुको, जिसने रिनका को दिया था एक गुड लक वाली क्लोवर पत्ती, जिस पत्ती को रिनका ने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ये बातें याद करके रिनका सैड हो जाती है और कागेयामा उसे कंफर्ट करता है। पर तभी रिनका को फोन आता है उसकी दोस्त नाओमी का। नाओमी रिनका को तुरंत अपने घर पे बुलाती है ये बोल के कि उससे मिलने के लिए आया था टोमो। रिनका तुरंत जाती है नाओमी से मिलने, पर अब उसकी दोस्त फोन नहीं उठाती। नाओमी अपना घर का दरवाजा भी नहीं खोलती और थोड़ी देर बाद रिनका हार मान के वापस घर जाने लगती है। पर बिल्डिंग से निकलते ही नाओमी ऊपर से नीचे गिरती है और पूरी तरीके से मारी जाती है। रिनका ये सब देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और देन वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। रिनका को होश आता है डिटेक्टिव्स के यहाँ पे, जहाँ पर रिनका साफ बोल देती है कि किलर है टोमो, जिसने उसकी दोस्त नाओमी को मार डाला, क्योंकि नाओमी को कुछ पता चल गया था। पर डिटेक्टिव्स पे अभी टोमो के खिलाफ सबूत नहीं थे। तभी डिटेक्टिव्स को एक फोन कॉल आता है एंड बूम, रिनका को मिलता है एक और मेंटल झटका, क्योंकि दोस्तों उसके पापा योशिकी ने ब्रिज से लटककर खुदकुशी कर ली थी। एक के बाद एक रिनका को झटके मिल रहे थे और अब वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी दिमागी हालत से। अपने पापा की मौत का इल्जाम रिनका लगाती है उसकी दूसरी बीवी सेत्सुको पे, और सीन जाता है फिर फ्यूनरल के बाद, जहां पर कागेयामा रिनका के घर पे आया हुआ था। वो रिनका को कंफर्ट करता है और वो बताता है कि उसे मिला है एक बड़ा राज। असल में दोस्तों, कागेयामा सीक्रेटली टोमो के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और इन्वेस्टिगेट करके कागेयामा को मिला है एक घर, जिससे सारे राज खुलकर अब कागेयामा के सामने आ गए थे। सारी चीजें क्लियर करने के लिए कागेयामा रिनका को ले जाता है उस घर पे जो खाली था। और दोस्तों, ये घर था वो घर जहाँ पे सेत्सुको और उसका बेटा रहते थे। घर में ले जाकर कागेयामा रिनका को सुनाने लगता है टोमो की कहानी। बहुत साल पहले एक लड़का अपनी माँ के साथ इस घर में रहता था, पर उसकी माँ एक आदमी के चक्कर में पागल हो गई थी। इतनी ज्यादा पागल कि वो अपने बेटे पे भी ध्यान नहीं देती थी। वो पूरे दिन उस आदमी से चैटिंग में लगी रहती थी एंड देन उस आदमी ने उस लड़के और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यहाँ पे कहानी सुन के रिनका को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि तभी कागेयामा बताता है कि सेत्सुको उसकी माँ थी, जो योशिकी के प्यार में पागल हो गई थी। मतलब ये कहानी टोमो की है ही नहीं, ये कहानी है कागेयामा की।
सेत्सुको ब्रेकअप के बाद पागल हो गई थी और वो अपने हाथ चाकू से काटा करती थी और ये सब बेचारे कागेयामा को झेलना पड़ता था। कागेयामा बताता है कि मेरी माँ तुम्हारे बाप के साथ प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और कागेयामा को उस दिन पता चला था कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है जिस दिन सेत्सुको ने योशिकी को चाकू मारा था। अब प्रेजेंट में कागेयामा के हिसाब से उसकी माँ उसी दिन उसे छोड़कर चली गई थी और कागेयामा पूरी जिंदगी अनाथ हालत में रहा था और अब गुस्से में पागलों की तरह वो चिल्लाने लगता है और बताता है कि कैसे एक दिन उसे विल विल ऐप पे मिली थी रिनका की प्रोफाइल, जिसकी फोटो के पीछे दीवार पे लगी हुई थी एक फोटो जिसे देखकर वो समझ गया था कि रिनका उससे रिलेटेड है और इसलिए ही कागेयामा रिनका को स्टॉक करने लगा था ताकि वो अपनी माँ का बदला ले सके और कागेयामा रिनका के सारे क्लोज्ड वन को मारकर उसे दर्द दे सके। कागेयामा ने ही रिनका की दोस्त को छत से धक्का दिया था और अब रिनका कागेयामा की छत को देखती है जहाँ पे सब जगह उसके परिवार की फोटोज लगी हुई थी, जिसे देखकर रिनका चिल्लाती है और कागेयामा उसकी तरफ बढ़ता है चाकू लेके, पर एंड टाइम के गेट के बाहर आ जाती है पुलिस कागेयामा को बाहर बुलाती है और जब कागेयामा जा रहा था ना तभी रिनका कागेयामा को पीछे से मारकर भागती है, पर गेट के बाहर पुलिस नहीं टोमू आया था जो पुलिस की एक्टिंग कर रहा था और वो अब रिनका को लेकर वहां से भागता है। टोमू कागेयामा को घर में ही बंद कर देता है और वो रिनका को लेकर बिल्डिंग के बाहर भाग जाता है, पर रिनका को टोमू पे यकीन नहीं था। टोमू रिनका को समझाता है कि हाँ मैं थोड़ा अजीब हूँ, क्रीपी हूँ और एक स्टॉकर भी हूँ, पर कागेयामा एक किलर है जिसने तुम्हारी दोस्त को मारा। तभी कागेयामा आ जाता है चाकू लेकर और वो हमला कर देता है। कागेयामा और टोमू अब यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं और कागेयामा टोमू को मारने ही वाला था कि जब रिनका पीछे से आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसे मार गिराती है। रिनका बैठकर गुस्से में उसे मारने भी लगती है क्योंकि कागेयामा की वजह से ही उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। और दोस्तों, जो मूवी के अंदर हम मिस्टीरियस आदमी को देख रहे थे ना, वो कागेयामा ही था। अब पुलिस आती है और कागेयामा को अरेस्ट कर लिया जाता है और रिनका को डिटेक्टिव बताती है कि कागेयामा सीरियल किलर है या फिर नहीं, ये अभी वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिसके बाद रिनका को टोमू पे थोड़ा ट्रस्ट होने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। अब उस रात रिनका अकेली थी जब टोमू मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि कुछ सच्चाई अभी भी अधूरी थी। रिनका मिलने जाती है टोमू से, पर टोमू उसे मिलने बुलाता है एक घर में जहाँ पे वो सफाई का काम कर रहा था। काम के बाद रिनका और टोमू छत पे जाते हैं जहाँ पे टोमू थोड़ी क्रीपी बातें करता है और वो एडमिट करता है कि वो एक स्टॉकर है, पर वो रिनका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन टोमू रिनका को ले जाता है एक सच बताने जो उसे पता चला था और वो सच छिपा हुआ था एक वृद्ध आश्रम में जहाँ पे रह रही थी वही बूढ़ी औरत और उसकी नर्स आज बाहर आंगन में आए थे जब वहाँ पे आते हैं रिनका और टोमू। रिनका वहाँ पे नर्स से पूछती है सेत्सुको के बारे में और दोस्तों, नर्स के हिसाब से सेत्सुको यही लाल कपड़े वाली औरत है जो व्हील चेयर पे है। रिनका सेत्सुको को अब अपनी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है और फिर रिनका अपने पापा की गलतियों के लिए माफी मांगती है, पर फिर वो सेत्सुको को बोलती है कि तुमने मेरे घर पे कॉल करा और तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली और तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे ने मेरे सारे लव्ड वंस को मार डाला और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर तभी नर्स हंसने लगती है और रिनका हो जाती है कंफ्यूज क्योंकि दोस्तों, असल में नर्स ही थी सेत्सुको, ना कि वो लाल कपड़ों वाली औरत। सेत्सुको अब डिमोनिक तरीके से बात करने लगती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही कागेयामा को कांटेक्ट करा था और मैंने ही तुम्हारे पापा को भी फोन करा था ताकि कागेयामा रिनका से बदला ले सके और योशिकी खुदकुशी कर ले और मेरा ये प्लान कामयाब हो गया। रिनका अब समझने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी ही वो देखती है कि व्हीलचेयर वाली औरत को सेत्सुको ने बंदी बना रखा है क्योंकि दोस्तों, वो औरत थी रिनका की असली माँ मिचिको जो 25 साल से सेत्सुको की कैद में है। रिनका अब अपनी माँ से रिकनेक्ट होती है और सीन जाता है पास में और हमें पता चलता है कि जब मिचिको अपनी बेटी को पार्क में अकेला छोड़ के चली गई थी ना, तो उसे मिली थी सेत्सुको जिसने मिचिको को चाकू से मारकर बेहोश कर दिया था और वो उसे अपने साथ कैद में ले आई थी। उस दिन के बाद से सेत्सुको मिचिको को टॉर्चर कर रही है ताकि मिचिको उस दर्द को फील कर सके जो सेत्सुको को ब्रेकअप के बाद फील हुआ था।
तभी रिंका को एक दौरा उठने लगता है और सेत्सुको एक कैंची निकालकर हमला कर देती है रिंका पे, पर रिंका को बचा लेता है टोमो बीच में आकर और कैंची उसे लग जाती है। सीन कट होकर जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे टोमो ठीक हो गया था और रिंका उससे मिलने आई थी और फाइनली उन दोनों के बीच में एक स्पार्क भी क्रिएट होने लगा था। रिंका टोमो के लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाई थी क्योंकि वो अब टोमो को पसंद भी करने लगी थी। कुछ दिन बाद रिंका की माँ उसके साथ घर पे आकर रहने लगती है और रिंका की लाइफ धीरे धीरे अच्छी हो जाती है और वही सेत्सुको को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब सीन जाता है टोमो पे, जो कुछ हफ्ते बाद आया था जेल में सेत्सुको से मिलने के लिए। सेत्सुको टोमो से पूछती है कि उसे अब क्या चाहिए और टोमो बोलता है कि उसे रिंका से प्यार हो गया है, पर एक गड़बड़ है। जिसके बाद टोमो अपने जन्म की कहानी सुनाने लगता है सेत्सुको को कि कैसे उसकी माँ ने उसे मरने के लिए ट्रेन स्टेशन पे छोड़ दिया था। जिसके बाद वो अपने लॉकेट को दिखाता है सेत्सुको को, जिससे सेत्सुको के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों टोमो असल में सेत्सुको का दूसरा बेटा था जिसका पापा था योशिकी। मतलब टोमो असल में कागेयामा का भाई था और इसका मतलब टोमो रिंका का भी आधा भाई है। सीन जाता है कागेयामा पे, जिसे डिटेक्टिव सवाल जवाब कर रहे थे सीरियल किलर मर्डर्स के बारे में, और कागेयामा यह सच सच बता देता है कि उसने रिंका की दोस्त नाओमी को छत से फेंक दिया था और उसने रिंका के टीचर और उसकी बीबी को भी मार डाला था क्योंकि वो चाहता था रिंका के सारे खास लोगों को मारना ताकि रिंका अकेली हो जाए। तभी एक दूसरा डिटेक्टिव वहां पे आता है एक नया खुलासा करने के लिए और अब पुलिस को एक और कपल की लाश मिली थी। और यहाँ से सीन जाता है टोमो और रिंका पे, जहाँ पे टोमो ने रिंका के दिए हुए कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों एक अच्छी खासी डेट पे थे जहाँ पे रिंका टोमो का हाथ भी पकड़ती है। पर दोस्तों अगले ही सीन में टोमो को बाथरूम में हम लोग देखते हैं जो एक खून से लथपथ चाकू धो रहा था। मतलब टोमो ही असली सीरियल किलर है जिसने सब लोगों को मारा। खैर टोमो ने रिंका को नहीं मारा क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था, पर रिंका को टोमो की सच्चाई नहीं पता। एंड में टोमो मुस्कुराता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर दोस्तों टोमो रिंका का आधा भाई भी था और शायद जो चाकू वो साफ कर रहा था ना, वो रिंका का मर्डर वाला ही चाकू होगा, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है। कहने का मतलब टोमो ने रिंका को मार डाला या फिर नहीं, इसके चांसेस 50-50 है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैचिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।